परंतु जो भारतीय दंड संहिता थी वो पहले जो है भारतीयों को दंड देने की व्यवस्था थी। हाँ। तो उस दंड की व्यवस्था को चेंज करके उसको न्याय देने की व्यवस्था बनाई गई है। तो साथियों नमस्कार। पुलिस कब बनी, तो इसका एक इतिहास ये आता है कि अंग्रेज़ों ने भारत में शासन करने के लिए अपनी एक सेना बनाई। जो पहले राजा महाराजाओं की सेना हुआ करती थी, वैसे ही अंग्रेज़ों की भी एक सेना बनी और उसका नाम पुलिस हुआ। और 1861 के आसपास इसका जो है पूरा एक गठन करके और उन्होंने पूरी एक व्यवस्था लागू की। और उसी में एक भारतीय दंड संहिता आईपीसी, जिसके अंतर्गत धाराएं होती है, अनेक तरह की धाराएं। जब व्यक्ति कोई अपराध करता है, कोई भी मामला पुलिस थाने में जाता है तो एक धारा लगाई जाती है और उस धारा के तहत प्रकरण दर्ज होता है। तो उन धाराओं में कुछ संशोधन हुए, आईपीसी का नाम बदल दिया, यानी दंड की जगह कुछ नाम न्याय रख दिया गया और ऐसे बहुत सारे परिवर्तन हुए। और आज उसी संदर्भ में हमें मार्गदर्शन और हमसे संवाद करने के लिए हमारे साथ हैं जावरा के एसडीओपी अनुविभागीय पुलिस अधिकारी आदरणीय डॉक्टर शक्ति सिंह जी, और वे इस पूरे प्रोजेक्ट के मास्टर ट्रेनर भी हैं। वे ज़िले में सभी को जो ये बदलाव हुए हैं उसकी ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो सर सबसे पहले तो मैं पुलिस के बारे में ही थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि ये पुलिस की व्यवस्था कैसे शुरू हुई और आखिर उसमें क्या क्या है, पुलिस एक्ट क्या है, आईपीसी क्या, थोड़ा सा उसका बेसिक हमको बताइए। जी, भारतीय दंड विधान में जो दंडों की प्रक्रिया है, जो किस अपराध के लिए क्या दंड होगा, उसके लिए पहले जो है आईपीसी इंडियन पीनल कोड जो कि 1860 में अंग्रेज़ों के द्वारा लागू करी गई थी, वो बदस्तूर जारी थी। अब जो है उसकी जगह पर जो है नए कानूनों में संशोधन करके उसकी जगह पर जो है भारतीय न्याय संहिता, आप देखिएगा भारतीय दंड संहिता की बजाय भारतीय न्याय संहिता, ताकि व्यक्ति सिस्टम से न्याय की उम्मीद लगा सके और व्यक्ति को न्याय मिल सके। इसलिए इसका नाम भारतीय न्याय संहिता किया गया है। काफ़ी प्रावधानों में चेंज किया गया है। बहुत सारे प्रावधान, पुराने प्रावधानों की जो नंबरिंग थी उसको भी चेंज किया गया है। कुछ पुराने जो प्रावधान यूज़फुल नहीं थे उनको हटाया गया है। कुछ प्रावधान आज की समसामयिक दृष्टि से जो सम्मिलित होना चाहिए उनको सम्मिलित भी किया गया है और काफ़ी धाराओं में परिवर्तन किया गया है। कुछ सजा अपराध ऐसे हैं जिनमें जो है सजाओं को बढ़ाया गया है, कुछ अपराध ऐसे हैं जिनमें जुर्मानों की राशि को बढ़ाया गया है। वो आज की समसामयिक स्थिति में जिस अपराध की जैसी सज़ा होनी चाहिए या जैसा जुर्माना होना चाहिए वो वैसे ही बनाने की कोशिश की गई है और उसी को 1 जुलाई 2024 से लागू किया जाएगा। तो ये आईपीसी कब लागू हुई सर? ऐसा इतिहास में मैंने पढ़ा है कि 1861 में लॉर्ड कॉर्नवालिस करके कोई एक अंग्रेज़ था, उसने ये पुलिस का एक्ट बनाया। उसमें दंड और मतलब लोगों को कंट्रोल करके कैसे रखा जाए, कि उनको गुलाम बना के ही रखा जाए और वो अपनी आवाज़ बुलंद न कर सके, और एक व्यवस्था अंग्रेज़ों ने बनाई थी। तो ये पुलिस एक्ट और आईपीसी, ये इसका थोड़ा सा इतिहास बताइए ना। पुलिस एक्ट एज इट इज़ अभी लागू है, मतलब अंग्रेजों कोई चेंज नहीं हुआ है क्योंकि पुलिस की व्यवस्था जो है उन्होंने बनाई है। अभी अगर जरूरी भी है, जरूरी अराजक तत्वों पे या ऐसे जो असामाजिक तत्व आवश्यक है, जैसा भी होता है। परंतु जो भारतीय दंड संहिता थी वो पहले जो है भारतीयों को दंड देने की व्यवस्था थी। तो उस दंड की व्यवस्था को चेंज करके उसको न्याय देने की व्यवस्था बनाई गई है। तो सरकार का आप विजन देखिए उसमें कि पहले जो दंड देने की प्रक्रिया थी उसको न्याय देने की प्रक्रिया को अंतर्गत उसको शामिल किया गया। इसी प्रकार सीआरपीसी जो कि अब जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कहलाएगी, बीएनएसएस, जो 1973 में जो सीआरपीसी लेटेस्ट सीआरपीसी थी वो 1973 में बनी थी। अब जो है लगभग 51 साल बाद उसमें चेंज हुआ है। इसी प्रकार भारतीय दंड संहिता का आप देख ले तो 1860 के बाद में लगभग 154 साल बाद अब जो है उसमें परिवर्तन हुआ है और समसामयिक दृष्टि से उसमें नई धाराओं को और अन्य प्रावधानों को सम्मिलित किया गया है। कुछ पुराने प्रावधानों को निकाल करके उसको सुविधाजनक बनाया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की बात निकली है तो मैं ये बताऊंगा कि भारतीय दंड संहिता में अपराधों और अपराधों की सज़ा के बारे में वर्णन किया गया है कि ये अपराध आप करेंगे, इसकी ये सज़ा मिलेगी आपको। इसके अलावा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जो पुलिस और अन्य न्यायालयीन कार्रवाइयाँ होती है उसमें प्रक्रिया क्या निर्धारित की गई है, आप किस धारा के अधीन
क्या क्या कार्रवाई करेंगे और किस किस कार्रवाई से करते हुए उसका चालान पुटअप करेंगे, न्यायालय उसको किस तरह प्रोसीडिंग में लेगा और क्या निर्णय सुनाएगा, ये प्रोसीडिंग जो है सीआरपीसी में की गई है। सीआरपीसी अब जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कहलाएगी। और इसके अलावा भारतीय साक्ष्य विधान जो इंडियन एविडेंस एक्ट था वो भी जो है 1872 का लागू था। अब जो है उसमें चेंज हुआ है और उसको भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA कर दिया गया है। तो आप ये भी जानेंगे लगभग 150 साल बाद वो भी जो है चेंज हुआ है। तो लगभग 150 साल पुरानी अंग्रेज़ों की बनाई हुई व्यवस्था को अब जो है भारतीय जो है चेंज कर रहे हैं। यानी दंड को जो है न्याय में बदलने के लिए इतना लंबा समय हो गया। तो कहीं ना कहीं एक जो है संकेत है कि आने वाले समय में जो एक कहते हैं ना कि पुलिस का उपयोग कर लेते हैं लोग या प्रभावी लोगों का जो है ज़्यादा चलता है, वो कहीं ना कहीं इसमें मुझे लगता है कि जब कार्रवाई सही होगी, जैसे व्यक्ति अगर पुलिस थाने पे आता है, FIR होती है, तो FIR होने से लेके कोर्ट में चालान जमा होने तक की जो प्रोसेस है उसको भी अगर आप बताएंगे तो बदलाव हुआ है। जी। तो मुख्य बदलाव सर पहले IPC फिर हाँ बताना चाहूँगा कि पहले तो कुछ अपराधों की जो है नई श्रेणियाँ विकसित की। लगभग नए अपराधों की 21 श्रेणियाँ बढ़ाई गई हैं, जिसमें जो है कि ये इंक्लूड किया है कि एक तो मॉब लिंचिंग आप देखते हैं उसके लिए कोई विशेष धारा नहीं थी, अब जो है उसके लिए अलग से धारा लागू कर दी गई है। इसी के अलावा जो संगठित अपराध होते थे उनके लिए भी अलग से धारा बनाई गई। बिल्कुल संगठित अपराध, छोटे संगठित अपराध जो चोरी और अन्य टाइप की लूट वगैरह भी, और उसमें किसी को मार, वो बड़े संगठित अपराध में आएगा। छोटे संगठित अपराध में तो चोरी और फिर जो है 420C या फिर 420C या फिर जो पोंजी स्कीम्स होती थी जिनके द्वारा पब्लिक से पैसा इकट्ठा किया जा सकता है, साल भर में आपको डबल करने, बचत योजनाएं वगैरह, वो भी इसकी कैटेगरी में आएगी। इसके अलावा जो आतंकवादी कृत्य है वो भी, उसको भी परिभाषित करके जो है अब जो है न्याय संहिता है उसमें इंक्लूड कर दिया गया है। इसके अलावा कुछ धाराओं में जो कमी थी, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता के विरुद्ध जो कमेंट किए जाते थे उनका भी जो है अब जो है इसमें दंड के प्रावधान जो है इसमें लाए गए हैं। इसी प्रकार जो है किसी अपराधी द्वारा किसी बालक के द्वारा कोई कृत्य या फिर बालक के द्वारा कोई अपराध घटित कराया जाता था, उसमें नियमों का स्पष्ट प्रावधान नहीं था। अब जो है इसमें भी ला दिया गया है कि कोई अपराधी अगर बालक को भाड़े पर लेकर कोई अपराध कारित करवाता है तो वो अपराधी भी, वो जो दुष्प्रेरण करने वाला अपराधी है उस पर भी वही अपराध लागू होंगे जो उसने बालक से करवाए हैं। इसके अलावा उसको बालक को किराए पे, भाड़े पे लेने का भी अपराध बनेगा। कई बार शादियों में ऐसा होता है कि लिफाफे चोरी करने के लिए बच्चे को भेज देते हैं। बिल्कुल ये भी जो है इसकी कैटेगरी भी इसमें सम्मिलित हो जाएगी। इसी प्रकार जो है कुछ आप देखते हैं कि कुछ सरकारी अधिकारियों के लिए भी प्रावधान किए गए हैं इसमें, कि जैसे आप देखेंगे कि आलोट वगैरह में जो अभी कल जो महिला ने अपना हाथ काट लिया था, तो किसी कार्य को किसी सरकारी अधिकारी से करवाने का दबाव बनवाने के लिए या फिर ना करने के लिए अगर कोई अपने आप को कोई हानि पहुंचाता है तो वो भी दंड की श्रेणी में ला दिया गया है। मतलब शासकीय कार्य में बाधा का तो अपनी जगह है ही है, बाधा तो है ही, लेकिन जो है कि उनका दबाव बनाना और उसके लिए अपने आप को हानि पहुंचाने को दंड को भी सम्मिलित किया गया। उसकी दंड की जो सज़ा है कम रखी गई है, परंतु जो है उसको दंडात्मक रूप से उसको रखा गया ले लिया। उसकी जो सज़ा भी है, अच्छा सज़ाओं को भी कुछ इंक्लूड किया गया है। सज़ाओं में सामुदायिक सेवा, जब जो छोटे अपराध है उनमें सामुदायिक सेवा का दंड भी जो हम सुनते थे कि कहीं पर पेड़ लगाने का, कहीं वृद्धाश्रम में सेवा देने का या फिर कोई साफ़ सफाई वगैरह करने का या कोई अभियान चलाने का जो है अब न्यायालय जो है JMFC और JMSC दोनों न्यायालय जो है इसका सज़ा दे सकेंगे। न्यायालय अपराधी को छोटे अपराधों में, जैसे छोटी 5,000 की चोरी है, 5,000 उसमें कुछ 6 अपराध लगभग सम्मिलित किए हैं। उसमें एक ये भी है कि किसी सरकारी अधिकारी से दबाव डलवा कर जो है आत्महत्या करना और उससे कोई काम करवाना या फिर काम नहीं करने के लिए उस पर दबाव देना, ये भी है। इसके अलावा अगर कोई सरकारी सेवक जो है अन्य सरकारी सेवा के अलावा अन्य किसी बिजनेस में लगा है उसको भी सामुदायिक सेवा के दंड से, इसके अलावा मानहानि के मुकदमे उसमें भी सामुदायिक सेवा का दंड का प्रावधान किया गया है। तो ऐसे 6 अपराधों की कैटेगरी में जो है छोटी चोरी जो 5,000 से कम की चोरी है उसमें भी सामुदायिक सेवा के दंड को
सम्मिलित किया गया है। इसमें कई छोटे अपराधों में कई बार क्या गली मोहल्लों में सर छोटे छोटे विवाद हो जाते हैं, कोई किसी का बाल्टी उठा के ले गया, कोई किसी का सामान ले गया, हाँ। किसी के कुत्ते ने किसी को काट लिया, ऐसे बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे अपराध होते थे। हाँ। तो क्या उनको भी इसमें शामिल किया है? उसमें काफ़ी सारी कैटेगरी बनाई गई है और उसमें सम्मिलित करने का ज़्यादा से ज़्यादा अपराध इसमें सम्मिलित हो जाए जो कि समसामयिक रूप से पहले छूट जाते थे या फिर किसी धारा में कवर नहीं होते थे, उनको कवर करने का प्रयास किया गया है। इसी प्रकार जो है आप BNSS का देखेंगे तो BNSS में पहले CRPC में लगभग 484 धाराएं थी, अब BNSS में ये बढ़कर 531 हो गई हैं। तो CRPC और जो नागरिक सुरक्षा आप जो बता रहे हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, मतलब पहले वो CRPC यानी एक पहले CRPC कहलाती थी वो। अच्छा। अब जो है दंड प्रक्रिया संहिता बोलते थे, दंड प्रक्रिया संहिता। दंड देने की प्रक्रिया क्या होगी, अब जो है वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो गई। इसी प्रकार जो है इसमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जो हथकड़ी लगाने के प्रावधान, पहले कहीं भी CRPC में ये मेंशन नहीं था कि हथकड़ी किस व्यक्ति को लगाई जाए, किस अपराधी को लगाई जाए, कौन से अपराध घटित करने वाले व्यक्ति को हथकड़ी लगाई जा सकती। अब जो है उसमें निर्धारित कर दिया है कि इन अपराधों के अपराधियों को, जैसे पॉक्सो एक्ट के अपराधी हैं या फिर दुर्दांत अपराधी है या फिर जो है रिपीटेड ऑफेंडर है, उनको जो है हथकड़ी लगाने के प्रावधान जो है हाँ बिल्कुल मिल गए हैं। इसके अलावा बहुत सारे जो समन जो है तामील करने में समस्या आती थी, कोई अदर स्टेट की समन है उसको इलेक्ट्रॉनिक रूप में ही न्यायालय जारी करेंगे और इलेक्ट्रॉनिक रूप में हम तामील करा सकेंगे। तो काफ़ी इससे जो है सिस्टम में काफ़ी सुधार होगा। जो समन वारंट कुछ जो तामील नहीं हो पाते थे वो जो है अब तामीली भी अच्छी खासी बढ़ जाएगी और न्यायालय की प्रक्रिया इससे बढ़ेगी। बिल्कुल। कैसे होगा सर, जैसे कोई आंध्र प्रदेश का आरोपी है, हाँ, तो आप यहाँ से उसका इलेक्ट्रॉनिक मेल टाइप कुछ चालान, हाँ जी बिल्कुल। इसमें जो है न्यायालय की पदमुद्रा और मजिस्ट्रेट के डिजिटल हस्ताक्षर से ही समन जारी होगा और प्रत्येक पुलिस थाने में एक रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा जिसमें साक्षियों के या फिर अपराधियों के या फरियादियों के जो है समन रखे जाएंगे, रिकॉर्ड रखा जाएगा और उसी के थ्रू जो है आपको मोबाइल नंबर या ईमेल पर भी जो है वो समन तामील कराए जा सकते हैं। अभी तक तो मैसेज देखते थे जी अगर अपराध किया तो हो सकता है कि मोबाइल पे चालान भी आ जाए। इसमें एक प्रावधान किया गया है एक्चुअल में, अगर देखा जाए कि कोई उद्घोषित अपराधी है और वो नहीं आ रहा है, जैसे बहुत सारे प्रकरण 173(8) में पहले पुलिस के पास पेंडिंग रहते थे, अब जो है अगर उसके विरुद्ध उद्घोषणा हो गई है तो अगर अपराधी न्यायालय में उपस्थित नहीं होता है तब भी उसके खिलाफ विचारण किया जाएगा और उसको सज़ा भी सुनाई जा सकेगी। ये प्रावधान कर दिया, एक तरफा सज़ा का प्रावधान भी हो गया है। उसमें कुछ प्रावधान रखे हैं कि उसको अपने वकील करने का अधिकार होगा या फिर उसके माध्यम से प्रस्तुत हो सकेगा, परंतु जो है वो उसमें निर्णय भी हो सकेगा और निर्णय के बाद अपील भी तभी तक होगी जब तक वो न्यायालय के सामने उपस्थित नहीं होगा। अदरवाइज़ उसका वकील या उसकी ओर से कोई पक्षकार या फिर उसका कोई रिश्तेदार जो है अपील भी नहीं लगा सकेगा। तो न्याय जो अपराधी है जो न्याय प्रक्रियाओं से बचते रहते थे अब उनको आना पड़ेगा, मतलब उनके हाथ का खिलौना नहीं रह पाएगा। इसके अलावा इसमें ट्रांसपेरेंसी भी अच्छी रखी गई है। आप देखेंगे कि इसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक और जो वीडियो अपन VC के माध्यम से VC के माध्यम से भी पेशी हो सकेगी। इवन हमारे अधिकारी कर्मचारी या फिर डॉक्टर वगैरह या फॉरेंसिक एक्सपर्ट है उनका किसी का ट्रांसफ़र हो गया है या फिर असामयिक परिस्थिति हो गई है, बीमार है या फिर कोई मृत्यु वगैरह हो चुकी है, तो उनकी सक्सीडिंग अथॉरिटी जैसे मेरी जगह पे कोई ट्रांसफ़र होकर आते हैं तो मेरी पेशी वो भी कर सकेंगे। ये भी प्रावधानों में सम्मिलित किया गया है। इसके अलावा जो है तलाशी और जब्ती की वीडियोग्राफी, हम किसी भी अपराध में सामान्य 99% अपराधों में जब्ती वगैरह होती ही है, तो उसमें जो है तलाशी और जब्ती की वीडियोग्राफी को अनिवार्य कर दिया गया है। हाँ, और उसको 48 घंटे के अंदर संबंधित मजिस्ट्रेट को भी जो है सबमिट कर दिया जाएगा। संबंधित मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को भी वो अवेलेबल करा सकेंगे। तो इसमें ट्रांसपेरेंसी काफ़ी आ जाएगी, पारदर्शिता जी बिल्कुल पारदर्शिता आ जाएगी। इसके अलावा जीरो FIR और EFIR के कॉन्सेप्ट को भी सम्मिलित किया गया है। पहले CRPC में जीरो FIR और EFIR तो खैर मध्य प्रदेश में जारी है संपत्ति संबंधी अपराधों में, परंतु जो है जीरो FIR का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। हालांकि उसको प्रैक्टिकल यूज़ कर रहे थे, परंतु अब प्रावधानों में ही सम्मिलित कर दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति अपनी FIR थानों की सीमा से परे भी जहाँ जिस थाने में अगर घटना होती है वो वहाँ आकर करवा सकता है और थाना प्रभारी ये कहकर मना नहीं कर सकेंगे कि ये हमारे क्षेत्र का अपराध नहीं है और उसकी FIR 0 पर कायमी करके संबंधित थाने को भिजवा सकें।
मतलब एक आदमी को जो है ट्रांसपेरेंसी के तहत उसको न्याय देना। बिल्कुल बिल्कुल। इसी प्रकार जो है फॉरेंसिक विशेषज्ञ जो है, फॉरेंसिक विशेषज्ञ की 7 वर्ष से ऊपर के अपराध जितने भी घटित होंगे उसमें जो है फॉरेंसिक विशेषज्ञ जो घटनास्थल पे जाएंगे और जो डिजिटल साक्ष्य वगैरह आदि और साक्ष्य जितने भी साक्ष्य, फिजिकल साक्ष्य और डिजिटल साक्ष्य वो कलेक्ट करेंगे और वो भी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। तो इसमें जो है सजायाबी का प्रतिशत जो है वो काफ़ी बढ़ेगा। हालांकि अभी राज्य में इतने मात्रा में फॉरेंसिक साइंटिस्ट नहीं है, तो इसमें राज्यों को 5 वर्ष तक का समय दिया गया है कि वो 5 वर्ष के अंदर अपने यहाँ इतनी भर्ती कर ले कि वो हर 7 साल से ऊपर घटित के अपराध में फॉरेंसिक टीम भेज सके। और इसके अलावा जो घोषित अगर कोई आरोपी जो है वो अपनी अपराध से ही अपनी संपत्ति उसने बनाई है, अच्छा हाँ, तो इसमें उसका भी कुर्की और जब्ती के प्रावधान है और मजिस्ट्रेट चाहे तो इसमें एक पक्षीय कार्रवाई भी कर सकते थे। पहले जो है इसमें इस टाइप के प्रावधान नहीं थे, इस टाइप के रिलैक्स प्रावधान नहीं थे, उसमें हो सकते थे परंतु जो है उसके लिए विशेष प्रक्रिया अपनानी पड़ती थी। अब जो है जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है इसी में जो है इसको इंक्लूड कर दिया गया है कि मजिस्ट्रेट जो है संबंधित मजिस्ट्रेट को अगर लगता है कि ये जो है संपत्ति जो है अपराध से कमाई हुई है तो वो उसकी डायरेक्ट कुर्की भी कर सकेंगे। और छोटे संबंधी जैसे फ्रॉड वाले मामले हैं, पोंजी स्कीम वाले मामले, उसमें संपत्ति को समर्पित करके संबंधित मजिस्ट्रेट जिला कलेक्टर महोदय को ही उसका डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए निर्धारित कर सकें। यानी जैसे तैसे जुगाड़ करके भले 10 बिल्डिंग खड़ी कर लो और अंत में पता चला कि अपराध के पैसे से कमाया हुआ है, ये अपराध से कमाया हुआ है या कोई भी फ्रॉड है तो आपका जो है सारा ज़मींदोज हो जाएगा। जी। इसी प्रकार कुछ प्रावधान जो है डॉक्टरों से रिलेटेड बलात्संग के मामलों में जो है 7 दिन के अंदर मेडिकल रिपोर्ट देने का प्रावधान किया गया है। और एक बहुत अच्छा प्रावधान किया गया है कि पहले जो है पीड़ित को जो है अपराध की प्रगति क्या हुई है इसके बारे में अवगत नहीं किया जाता। अब 90 दिवस के भीतर जो है पीड़ित को संबंधित जांचकर्ता अधिकारी जो है वो अवगत कराएंगे कि आपके अपराध में ये प्रगति हो चुकी है और ये इस स्टेज पे हम पहुंच चुके हैं। यानी तो ये कि इसको बहुत हुआ। हाँ बिल्कुल प्रक्रिया को बहुत पारदर्शी बनाया है। मतलब वास्तव में जो उसकी नागरिक सुरक्षा संहिता है उसका जो है चरितार्थ कर रही है। तो काफ़ी सारी बातें बता रहे हैं सर, और ये पूरी आईपीसी और इस तरह की जो नई जो कानून के बदलाव हुए हैं उनकी अब धीरे धीरे ऊपर से सर्कुलेशन भी हो रहा है और अभी एक लागू हो चुका है और उसका प्रशिक्षण भी पुलिस कर्मियों को। हो सकता है कि आप अभी थाने जाएं और आप कहें कि ये हो गया वो हो गया और नहीं हो पा रहा है, तो भैया अभी थोड़ा सा एक लागू हुआ है और उसको प्रशिक्षण दिया जा रहा है अभी। हाँ, 1 जुलाई से लागू होगा। अभी जो है पहले जो है प्रशिक्षण हो जाएंगे सभी कर्मचारियों अधिकारियों के और उसके बाद में 1 जुलाई 2024 से ये लागू। तो सर आप मास्टर ट्रेनर है तो ये ट्रेनिंग कैसे हो रही है? मतलब आप आरक्षक लेवल पे दे रहे हैं, इसका कैसे क्या स्वरूप? अभी तो आईओएस को दे रहे हैं जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, हेड कांस्टेबल से लेकर के जो है टीआई रैंक तक के अधिकारियों को जिला मुख्यालय पर दी जा रही है। और आम लोगों के लिए भी आगे कुछ इसकी व्यवस्था होगी कि उनको भी पता चले पुलिस की तरफ से कोई ऐसा प्रचार इसका हो कि भाई? अभी तो पुलिस कर्मियों को ही प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसके बाद में अगर पीएचक्यू की कोई गाइडलाइन वगैरह आती है, अभी उनके निर्देश प्राप्त आते हैं तो ये भी इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम भी जो है चलाए जाएंगे। अच्छा, ये पुरानी जितनी भी आईपीसी और इस तरह की जो बुक्स हैं सर वो सब पुरानी हो जाएगी फिर तो? नहीं। अच्छा, इस बारे में भी क्लियर करना चाहूँगा कि जो पुराने प्रकरण जो है जिस प्रक्रिया में चल रहे थे 1 जुलाई 2024 से पहले के, मतलब 30 जून 2024 से पहले के जो प्रकरण है उनका विचारण और न्याय जो है वो पुरानी आईपीसी और सीआरपीसी के माध्यम से ही हो गए। जो अपराध 1 जुलाई 2024 के बाद में घटित होंगे उनके जो है जो प्रक्रिया है वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के माध्यम से चलेगी। बहुत अच्छी बात है। यानी 2024 के बाद अब आगामी जो समय है उसमें ये सुनने को कम मिलेगा कि मुझे 13 साल हो गए कोर्ट के चक्कर काटते काटते। जी बिल्कुल। कोई भी अपराध होगा या हम कोई न्याय के लिए अगर जाते हैं पुलिस और कोर्ट में तो जल्दी से जल्दी न्याय होगा और काफ़ी अच्छी इसमें पारदर्शिता रखी गई है। इसका फीडबैक भी विभाग लेगा ही सही आने वाले समय में। और कोई ऐसी बात सर जो आम जनता के लिए बहुत आवश्यक हो या उसके लिए बहुत अच्छी हो वो बताइए हमको।
आम जनता के लिए देखिए, फरियादी के लिए जो है ना, इसमें जो अच्छे, एक तो EFIR का कॉन्सेप्ट किया गया है कि आप कहीं रास्ते में आपसे कोई दुर्घटना होती है तो आप उसकी जो है सूचना जो है EFIR के माध्यम से थानों पर दे सकेंगे। इसके अलावा उसमें एक प्रावधान ये जोड़ा गया है कि 3 दिन के अंतर्गत आपको कोई विशेष काम है तो आप जा सकते हैं, पर 3 दिन के अंतर्गत आपको आकर उसमें EFIR पर साइन कर देंगे तो वो जो है FIR पंजीबद्ध मानी जाएगी। ठीक है। इसके अलावा जो है इसमें 90 दिन के अंतर्गत आपको जो FIR आपने दर्ज कराई है उसमें क्या प्रगति हुई है, IO आपको जो है इसकी सूचना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आपको उपलब्ध कराएंगे, या तो फिजिकल माध्यम से या फिर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से। और बहुत सारी प्रक्रिया को टाइम बाउंड कर दिया गया है कि जो निर्णय वगैरह या फिर जो डेट पर डेट मिलती थी उसमें भी है कि 2 बार से ज़्यादा डेट नहीं मिलेगी, और काफ़ी टाइम बाउंड कर दिया है प्रक्रियाओं को, तो न्याय जो है उसमें काफ़ी जल्दी मिलेगा। और इसके अलावा जो है VC के माध्यम से बहुत सारे ऐसे फरियादी रहते थे जो अदर स्टेट के हैं या फिर बाहर रहने चले जाते हैं किसी दूसरी जगह, उनको समस्या को सामना करना पड़ता है, तो उनके कथन वगैरह भी जो है VC के माध्यम से हो पाएंगे। इवन हमारे IOs भी ले सकेंगे, और न्यायालय में तो प्रक्रिया जारी है। ये बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि कई बार मैंने भी ऐसा देखा है, जाना है कि डॉक्टर्स आ नहीं रहे, 2-2 साल हो गए, वो उनकी मेडिकल रिपोर्ट लगी हुई है, वो आ नहीं रहे, तो आप केवल वीडियो पे भी वो अपना फीडबैक दे सकते हैं, के माध्यम से वो जो है अटेंड कर सकेंगे और वो अधिमान्य रहेगा। तो बहुत अच्छी बात है। देखिए साथियों, ऊपर से चेंज हुआ है और अधिकारी लेवल पे भी इसके काम चल रहे हैं, तो यही है कि सतर्क रहें अपने आसपास होने वाली चीज़ों से। और आजकल मोबाइल से संबंधित फ्रॉड भी बहुत हो रहे हैं, तो पुलिस और न्याय व्यवस्था अपनी जगह है, लेकिन अवेयर तो व्यक्ति को स्वयं ही होना पड़ता है सर। कई घटनाएं ऐसी मैंने देखते हैं हम कि व्यक्ति लापरवाही से उस अपराध में शामिल हो जाता है, या वो, तो पुलिस का जो एक हमेशा संदेश रहा है कि कहीं भी अपराध हो तो उसकी सूचना आप संबंधित अधिकारी को, या जो भी आजकल तो सब जगह अवेलेबल है नंबर। तो बहुत अच्छी बात है सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। और ये जो IPC और जो नए बदलाव हो रहे हैं, जैसे जैसे और आपके पास जानकारी, आप मास्टर ट्रेनर हैं तो आपके पास निश्चित ही और भी जानकारी आएगी, तो हम समय समय पे आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू।